Welcome all you in our YouTube channel RCD One Direction from Void to Creation and today's topic is classification of digital computers। इसके पहले फ्रेंड्स हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है जिसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासिफिकेशन था 3 कैटेगरी में, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एंड टुडेज पार्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स को हम क्लासीफाई करेंगे कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में क्लासीफाई करने वाले, जो उनकी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से। द डिजिटल कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज। द वेरियस टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स आर डिस्कस्ड एज बिलो। फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड वन मिनी कंप्यूटर, थर्ड वन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड लास्ट फोर्थ वन इज सुपर कंप्यूटर्स। याद रखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। ये जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्यूटिंग एबिलिटी के आधार से हमने डिजिटल कंप्यूटर्स का किया हुआ है। नाउ फ्रेंड्स टर्न टू नो अबाउट माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं उनको हम पर्सनल कंप्यूटर से नाम से भी जानते हैं, पीसी। दीज आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स। इसमें क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है जो सीपीयू एक सिंगल चिप पर लगा हुआ होता है, और दोनों डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों को हम ये माइक्रो कंप्यूटर के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं। दिस टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर यूजेस अ माइक्रो प्रोसेसर, अ सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप एंड इंक्लूड्स बोथ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स। ओके, डेस्कटॉप और लैपटॉप जो होता है वो स्मॉल वर्क जो होता है, जो स्मॉल वॉल्यूम्स वर्क होता है, डेटा वर्क, उसके लिए इस्तेमाल होता है। दिस कंप्यूटर्स कैन वर्क ऑन स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, आर वेरी वर्सेटाइल एंड कैन हैंडल अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस। अब हम जानेंगे कि ये कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट वन, वर्क स्टेशन, सीएडी, मल्टीमीडिया और जो एडवर्टाइजिंग एप्लीकेशन होती है इनमें माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। दिस कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड एज वर्क स्टेशन, सीएडी, मल्टीमीडिया एंड एडवर्टाइजिंग एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर जानेंगे कि जो माइक्रो कंप्यूटर्स है उसमें कौन कौन से हम इस्तेमाल कर चुके हैं या करने वाले हैं। स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर्स जो होते हैं उसमें पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स और टैबलेट, जिनका इस्तेमाल अभी हमने बहुत ज़्यादा किया हुआ है, ये जो है वो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, जो वायरलेस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी होती है उनका इस्तेमाल करते हैं और अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर्स सच एज पीडीएस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स एंड टैबलेट्स विथ वायरलेस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलरली। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था। तो फ्रेंड याद रखिएगा, द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वॉज द मिक्राल, रिलीज्ड इन 1973 बाय R2E। ध्यान रखिएगा, और ये जो है वो इंटेल 8008 प्रोसेसर पर बेस्ड था। फर्स्ट नॉन किट कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड था। द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वॉज द मिक्राल, रिलीज इन 1973 बाय R2E, based on the Intel 8008. It was the first non-kit computer based on a microprocessor। और माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानते, अलग अलग तरह के माइक्रो कंप्यूटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें अगर कोई सिस्टम के बारे में पता पूछा जाए तो फ्रेंड याद रखना, जो फर्स्ट अर्ली सिस्टम था वो था अल्टेर 8800 और 1975 में इंट्रोड्यूस हुआ था। द बेस्ट नॉन अर्ली सिस्टम वॉज द अल्टेर 8800, इंट्रोड्यूस्ड इन 1975। इसके अलावा माइक्रो कंप्यूटर्स के कौन कौन के प्रकार है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो आपके घर पे होता है, इन कार कंप्यूटर्स जो कार में इस्तेमाल होते हैं, टैबलेट कंप्यूटर्स, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स, रैक माउंट कंप्यूटर्स, और जो वीडियो गेम कंसोल्स होते हैं जो वीडियो गेम में इस्तेमाल होते हैं वो सारे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। अब हर एक के बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? डेस्कटॉप जिसको डेस्क के ऊपर रखा जाता है वो होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। अ केस पुट अंडर और ऑन अ डेस्क, द डिस्प्ले में बी ऑप्शनल डिपेंडिंग ऑन यूज। जो डिस्प्ले होती है वो ऑप्शनल होता है, जैसे लैपटॉप होता है इनबिल्ट होता है। अगर आप कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें जो अपना डिस्प्ले होता है वो अलग भी होता है। इसके अलावा अभी जो टीवीज जो आती है, टेलीविजन्स, उसका भी इस्तेमाल आप डेस्कटॉप के तरीके से कर सकते हो। जो अगर साइज बड़ा है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन स्लॉट्स, वेरी स्मॉल कंप्यूटर्स ऑफ दिस काइंड में बी इंटीग्रेटेड इनटू द मॉनिटर। अगर ज़्यादा इस्तेमाल है तो हम उसको मॉनिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड हमने बात की थी इन कार कंप्यूटर्स।
इन कार कंप्यूटर्स कौन कौन से होते हैं? तो इन कार कंप्यूटर्स को कारप्यूटर्स बोलते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखना, कारप्यूटर्स जो कार के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अभी के जो कार्स होते हैं उसमें नेविगेशन सिस्टम तक आप लाइव देख सकते हो, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब के वीडियो देख सकते हो, अपने पेन ड्राइव में जो सॉन्ग है वो भी बजा सकते हो। तो ये ऑटोमोबाइल जो सेक्शन होता है, जो पार्ट होता है, उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्ड इनटू ऑटोमोबाइल्स फॉर एंटरटेनमेंट, नेविगेशन एंड ये लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर होते हैं। लैपटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर्स पोर्टेबल एंड ऑल इन वन केस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स टैबलेट कंप्यूटर के बारे में। टैबलेट तो हम सब ने देखा है, ये एक तरह के लैपटॉप के जैसे ही होते हैं और टच स्क्रीन होते हैं, और जो उसमें कीबोर्ड जो होता है वो फिजिकली आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो स्मार्टफोन्स है, स्मार्ट बुक्स होते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर्स होते हैं, स्मॉल हैंड हेल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स विथ लिमिटेड हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। ये जो टैबलेट का है वो इस्तेमाल अभी सबसे ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद है प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर। प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर क्या होता है? तो प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर जो मैथमेटिकल वर्क होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और वो भी हैंड हेल्ड ही होता है। उसको आप हाथ में रख सकते हो, उतना छोटा ही होता है, लाइक स्मॉल हैंड हेल्ड्स बट स्पेशलाइज्ड इन मैथमेटिकल वर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट माइक्रो कंप्यूटर इज रैक माउंट कंप्यूटर्स। रैक माउंट कंप्यूटर्स क्या होता है? The cases of these computers fit into 90-inch racks and may be space optimized and very flat। 90 इंच के रैक्स में फिट हो सकते हैं और बहुत फ्लैट भी होते हैं और स्पेस को बचाते हैं। उसमें डिस्प्ले होता है, कीबोर्ड होता है, नहीं होता है। ओके, ध्यान रखना, आपको अगर पूछे कि रैक माउंट जो कंप्यूटर होता है उसमें क्या क्या नहीं होता है, dedicated display, keyboard and mouse may not exist, but a KVM switch or built-in remote control via LAN or other means can be used to gain console access. Many servers are rack-mount computers and data centers may have dozen or hundred of racks with hundreds or thousands of rack-mount computers acting as a server। ये सर्वर की बात हो रही है फ्रेंड्स, इसमें आप ध्यान रखना, ये रैक माउंट कंप्यूटर जो है वो एक तरह के सर्वर होते हैं, डेटा सेंटर होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स वीडियो गेम कंसोल की। अभी का जो टाइम है उसमें वीडियो गेम सबसे ज़्यादा खेला जाता है। तो ये जो कंप्यूटर है वो स्पेशली एंटरटेनमेंट पर्पजेज़ के लिए ही बनाए गए हैं, वीडियो गेम कंसोल्स। फिक्स्ड कंप्यूटर्स बिल्ड स्पेशली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पजेज़। ओके, उसके बाद है हैंड हेल्ड गेम कंसोल्स। हैंड हेल्ड जो गेम कंसोल है वो भी सेम इसकी तरह ही होता है, लेकिन छोटा और पोर्टेबल होता है। फ्रेंड्स, ये बात हमने की माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी अगर माइक्रो कंप्यूटर्स थे तो फ्रेंड्स ये जो है वो मल्टीपल यूज़र वर्किंग जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो रेडी करते हैं। दिस कंप्यूटर सपोर्ट कैन सपोर्ट मल्टीपल यूजर वर्किंग सिमल्टेनियसली ऑन द सेम मशीन। एक ही मशीन पर एक से ज़्यादा मल्टीपल यूज़र काम कर सकते हैं। उसके अलावा ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा? तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होगा। दीज आर मेनली यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ी सी कंपनी ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गाड़ी सर्विस करवाने कहीं पर गए हुए हैं, तो वहाँ पर देखना जो लेबर होंगे वो कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे, वो जो मैनेजर होगा उन तक वो शेयर होता रहता है और वहाँ से अप्रूवल देते रहेंगे और आपका काम होता जाएगा। तो ये ऐसे ही तरीके से ये काम करता है। ये कहाँ पर काम होगा? स्मॉल बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ये मिनी कंप्यूटर सबसे ज़्यादा काम आते हैं। जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स, मतलब एक मिडिल रेंज का अगर कंप्यूटर का स्पेक्ट्रम हो जिसमें छोटी छोटी बातें या इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर होती हो, वहाँ पर मिनी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होगा। मिनी कंप्यूटर्स आर अ क्लास ऑफ मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स दैट लाई इन द मिडिल रेंज ऑफ द कंप्यूटर स्पेक्ट्रम इन बिटवीन द स्मॉलेस्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड द लार्जेस्ट सिंगल यूजर सिस्टम्स। मतलब जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं उनके बीच में मिनी कंप्यूटर्स के बारे में, मिनी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होगा स्मॉल रेंज में अगर है तो। हमने माइक्रो कंप्यूटर के बारे में तो डिस्कस कर ही चुके हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में।
अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मिनी कंप्यूटर्स के बारे में, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में। तो माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम के बीच में अगर छोटे रेंज में अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो मिनी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होगा। उसके अलावा मिनी कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से मिनी कंप्यूटर्स अब तक आ चुके, फर्स्ट कौन सा था और मिनी कंप्यूटर्स क्यों ज़्यादा नहीं चले। The term super mini computer or simply super mini was used to distinguish more powerful mini computers that approach it mainframes in capability. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और मैंने बात की ना कि छोटा अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर आप मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें सुपर मिनी कंप्यूटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो जो पावरफुल होते हैं। जो सुपर मिनी कंप्यूटर्स होते हैं उसमें एक नाम याद रखिएगा, DEC वैक्स और डेटा जनरल इक्लिप्स MV8000। ये जो है वो 32 बिट का जो सिस्टम था वो मिनी कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद 16 बिट का भी मिनी कंप्यूटर याद रखिएगा, PDP-11 और डेटा जनरल इक्लिप्स और IBM सीरीज़ 1 वो जो थे वो 16 बिट के थे। याद रखिएगा DEC वैक्स और डेटा जनरल इक्लिप्स MV8000 जो है वो 32 बिट का सिस्टम था सुपर मिनीज में, और PDP-11 और डेटा जनरल इक्लिप्स और IBM सीरीज 1 जो है वो 16 बिट का सिस्टम था। जो बीट सिस्टम होता है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगस्त 1965 में जो DEC है उसने PDP-8 को अनाउंस किया था जो 12 बिट पर काम करता था, और उसको इसका जो कॉस्ट था वो कॉस्ट था $80,000। ओके, याद रखिएगा। In August 1965, DEC announced the PDP-8, which used a 12-bit word length and cost is rupees 80,000. This small, inexpensive computer was suitable for a wide range of system application and become the first mini computer. ये जो है PDP-8 वो है फर्स्ट मिनी कंप्यूटर बना था इसके इस्तेमाल के कारण। ओके, मिनी कंप्यूटर के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। जो ट्रेडिशनल मिनी कंप्यूटर्स हैं वो अब मतलब उतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता था वो देख लीजिए। जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो ट्रेडिशनल मिनी कंप्यूटर्स इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी फाउंड इन स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस। जो छोटे से मीडियम साइज के बिजनेस होते हैं वहाँ पर मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। हम पहले भी ये पढ़ चुके कि जो छोटी छोटी जो बातें हैं वो शेयर करने के लिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पर मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, जिसमें बिजनेस हो सकते हैं, लेबोरेटरीज हो सकते हैं, हॉस्पिटल CAT स्कैनर्स हो सकते हैं, रैक माउंटेड जो हमने बात की थी वो हो सकता है, connected to one or more terminal or tap card readers like mainframe computers and like most personal computers but require less space and electric power than a typical mainframe. This term has fallen into disuse. ये ध्यान रखिएगा कि जो मिनी कंप्यूटर है वो मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों कम हो गया। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर वो होते हैं, और उसके अलावा जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा होने के कारण इनका इस्तेमाल कम हो गया। तो अब जानेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। याद रखिएगा मिनी कंप्यूटर जो होता है वो स्मॉल रेंज, स्मॉल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पर इस्तेमाल होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ पर इस्तेमाल होगा, तो जहाँ पर लार्ज और वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पर जो मेमोरी होती है वो बहुत ही हाई लेवल कैपेसिटी की होती है। जैसे कि आपको जनगणना, अगर पूरे भारत की जनगणना कर रहे हैं, अब पूरे भारत के हर एक राज्यों में, उनके हर एक ज़िलों में, हर एक तहसील के हर एक गांव में जनगणना हो रही है। अब वो जो जनगणना हो रही है वो एक ही सर्वर से कनेक्टेड होगा। अब वहाँ पर हम माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें वहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सीधी सी बात है, उसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो बहुत ही बड़ी होनी चाहिए। These computers are large and very powerful computers with very high memory capacity. ये जो है this can process huge databases such as census at extremely fast rate. ये सेंसस यानी कि जनगणना तक का जो काम है वो बहुत ही फास्ट रेट से कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बैंक्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, उसमें इनका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा इनका अगर रेट नापा जाए कि इनका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मेजरिंग यूनिट, दे आर मेजर्ड इन MIPS, मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसका रेट देखो, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में वो रीड कर सकता है।
million instruction per second and can respond the 100 of million of user at a time। मतलब मिलियन से भी 100 of million अगर यूज़र इस्तेमाल कर रहे हैं एक सेम टाइम पर, तो वो ये रिस्पॉन्ड कर सकता है। कौन कर सकता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। आप याद रखना, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो MIPS में मेजर्ड होता है। MIPS का फुल फॉर्म हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मार्क 1। फर्स्ट मेन फ्रेम जो कंप्यूटर था, बाय मोस्ट मेजर्स द फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर वाज द हार्वर्ड मार्क 1। हमने मार्क 1 के बारे में भी आपको बताया हुआ है इसके पहले के वीडियो में, तो अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। डेवलप्ड स्टार्टिंग इन 1930s, द मशीन वाज नॉट रेडी फॉर यूज अंटिल 1943। मतलब 1930 में ये डेवलप करने का स्टार्ट हुआ था, लेकिन 13 साल बाद भी ये मशीन रेडी नहीं कर पाए थे यूजेस के लिए, इतना बड़ा था। तो इसका साइज भी कितना बड़ा होगा ध्यान रखना। इसका जो वेट है वो 5 टन्स है फ्रेंड्स। वेट जो इसका था वो 5 टन्स था और एक बड़े से रूम में इसको स्टोर किया था। इसका जो खर्चा है बनाने का वो $2 लाख बनाने का खर्चा था। और जो अप्रोक्सीमेटली अब तक की अमाउंट है वो हो गई है $30,70,500। 2020 के जो डॉलर्स है उसके हिसाब से ये जो है वो इसका खर्चा है। ध्यान रखिएगा, मार्क 1 फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, हार्वर्ड मार्क 1 जो 1930 में बनाने को स्टार्ट किया था, लेकिन 1943 तक ये यूज़ नहीं कर सके थे। और इसका जो वेट है वो 5 टन्स था और उसका कॉस्ट जो है बनाने का वो $2 लाख है, जो अभी का $30,70,500 है। ये जो कंप्यूटर है वो सबसे फास्टेस्ट है। आप ध्यान है, सॉरी, ये जो कंप्यूटर है एक्सपेंसिव भी, आपने खर्चा देख लिया बनाने का, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। और ये जो आगे वाले मेन फ्रेम कंप्यूटर जो थे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो MIPS में नापे जाते थे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ही फास्टेस्ट होते हैं और वेरी एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं। ये जो होते हैं वो एग्जीक्यूट जैसे मेन फ्रेम MIPS में करता था, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के हिसाब से करता था, वैसे जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो BIPS यानी कि बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के हिसाब से करता है। इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है? तो मल्टी प्रोसेसर होता है, पैरेलल सिस्टम काम करता है और सुटेबल फॉर स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल एप्लीकेशन सच एज वेदर फोरकास्टिंग। जो वेदर फोरकास्टिंग पूरे वर्ल्ड का, आप देखिए वेदर कहीं का भी आपको नापना है तुरंत आपको बता देंगे। तो ये किसके कारण हो रहा है? सुपर कंप्यूटर्स के कारण। और साइंटिफिक अप्रोच में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो डिफरेंस है सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में, तो याद रखिएगा, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम्स रनिंग का जो टाइमिंग होता है वो दोनों में अलग अलग है। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर इज दैट अ सुपर कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स फ्यूअर प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल, वेयर एज अ मेन फ्रेम एग्जीक्यूट्स मैनी प्रोग्राम कंकरेंटली। आप देखिए, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम को रन कर सकता है, जबकि सुपर कंप्यूटर होता है वो फ्यूअर प्रोग्राम को ही रन कर सकता है। आप ध्यान रखिएगा, और वो उससे ज़्यादा फास्ट करता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर मैनी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है उससे फास्टली कम प्रोग्राम को सुपर कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। उसके अलावा सुपर कंप्यूटर में आप देखिए जो परफॉर्मिंग टास्क है उसमें कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा होगा, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग है या फिर फ्लूइड डायनेमिक है, न्यूक्लियर सिमिल्टेनियस है, थियोरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स है, साइंटिफिक कंप्यूटेशन है। मतलब जो मैथमेटिकल या साइंस से लगे हुए कैलकुलेशन है उसके लिए सुपर कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अ सुपर कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर दैट इज एट द फ्रंट लाइन ऑफ करंट प्रोसेसिंग कैपेसिटी पर्टिकुलरली स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। A supercomputer that is a front line of current processing capacity particularly speed of calculation। जो सुपर कंप्यूटर होती है उनकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बहुत ही होती है। और ये सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो अभी आज के टाइम में और कल का जो नेक्स्ट ऑर्डिनरी कंप्यूटर होगा वो सुपर कंप्यूटर ही होगा। The supercomputer itself is rather fluid and the speed of today's supercomputers tends to become a typical of tomorrow's ordinary computer। आगे नेक्स्ट के जो जनरेशन होगी वो सुपर कंप्यूटर्स से काम करेगी। अब यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा कि सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है
वो कौन से यूनिट में मेज़र होती है। तो फ्रेंड्स याद रखना, सुपर कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड्स आर मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड, FLOPS, फुल फॉर्म याद रखना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन का एक एग्जांपल है, जैसे कि मैथमेटिकल इक्वेशन होता है और आप अगर उसमें कोई नंबर डाल दो इक्वेशन के अंदर तो वो तुरंत आपको एट द टाइम सॉल्यूशन दे देगा, जबकि इसके लिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ही इजीली और स्पीडली एक्यूरेसी के साथ हमें आंसर देंगे। जो कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी है, मेमोरी साइज है और स्पीड है, इवन इनपुट आउटपुट जो टेक्नोलॉजी है, जो अभी के टोपोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, बैंडविड्थ, लेटेंसी, सुपर कंप्यूटर जो होगा वो बहुत ही पावरफुल होगा, एक्सपेंसिव तो होगा ही, और परफॉर्मेंस जो होगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो होगा वो बहुत ही बेस्ट होगा। ये कंप्यूटर जो है वो 1970 में डेवलप किए गए थे और अब तक के फास्टेस्ट और हाईएस्ट कैपेसिटी वाले ये कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो एक CDC 6600 याद रखना, CDC 6600 जो है वो 1964 में रिलीज़ हुआ था और ये कंसीडर किया जाता है एज अ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। बहुत समय इसको कंसीडर किया गया था कि जो CDC 6600 है 1964 में जो रिलीज़ हुआ था उसको फर्स्ट सुपर कंप्यूटर के तौर पर कंसीडर किया जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि 1960 में यूनिवेक लार्क बनाया गया था, IBM 7030 स्ट्रेच और मानचेस्टर एटलास, जो इन दोनों ने मिलके 1962 में ये IBM नॉर्क जो है वो कंप्यूटर बनाया था। सम अर्लियर, इसके पहले मतलब 1964 के पहले भी एक सुपर कंप्यूटर बन चुका है। ये जो है वो कंसिडर किया जाता है सुपर कंप्यूटर में फॉर देयर डे सच एज द 1960 यूनिवेक लार्क, द IBM 730 स्ट्रेच एंड द मैनचेस्टर एटलास। ये दोनों ने मिलकर बोथ इन 1962, all of which were the comparable power, and the 1954 IBM NORC. 16th TOP 500 was published in November 2022. Since June 2022, USA's Frontier is the most powerful supercomputer on TOP 5000. 500 ध्यान रखना, 16th टॉप 500 जो है उसमें नवंबर 2022 में पब्लिश किया गया था और जून 2022 में USA का जो फ्रंटियर है वो मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर था ऑन टॉप 500 में, और 1102 पेटा फ्लॉप्स उसकी स्पीड थी, 1.102 एक्सा फ्लॉप्स ऑन द लीन पैक बेंचमार्क्स। और आगे देखें तो इंडिया का अगर मशीन पूछा जाए सुपर कंप्यूटर के बारे में तो याद रखना परम पद्म। परम पद्म जो है वो फर्स्ट इंडियन मशीन था और वर्ल्ड वाइड में इसकी कैलकुलेशन हुई थी। इसमें जो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था वो था 4608 कोर्स इंटेल 73XX 2.9 गीगाहर्ट्ज 25 to 200 TB परमनेट 3, created in 3 months at a cost of rupees 160 million, means US के $2 मिलियन। ये फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर जो था वो 500 टेराफ्लॉप्स की स्पीड से था। इसके अलावा जो फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर इंडिया में है वो है परम अनंता, जो 13 मई 2022 को IIT गांधीनगर के द्वारा लॉन्च किया गया था। दिस सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड अंडर द NSM बाय CDEC एंड IIT गांधीनगर। याद रखिएगा, परम अनंता 30 मई 2022 IIT गांधीनगर, और इसको जो डेवलप किया गया था वो NSM, CDEC और IIT गांधीनगर ने मिलके इसको डेवलप किया था। इसकी जो पोजीशन है टॉप 500 में वो 102 थी और इसकी जो परफॉर्मेंस पीक है वो 3.3 पेटाफ्लॉप्स थी। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो इंडियन सुपर कंप्यूटर है उनका नाम याद रखना, परम अनंता, जो 13 मई 2022 को IIT गांधीनगर के द्वारा लॉन्च किया गया था।